प्यारे बच्चों, आज मैं आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का जो आपका सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है उसका पेपर पैटर्न कैसा होता है और किस तरीके के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, इसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो आपका पेपर है, प्रश्न पत्र होता है, वो आपके सामने खुला हुआ है। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं और देखते हैं किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सब्जेक्ट का नाम लिखा है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। आपका ये प्रश्न पत्र का जो कोड है वो आपका 23-22 और ये समय 2.5 घंटे और अधिकतम जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपके 50 या 50 हैं। नोट्स की बात करें तो ये सभी जितने भी प्रश्न पत्र होते हैं सभी में ये 3 नोट्स लगे ही होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। ये पहला होता है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, यानी सभी प्रश्न आपको हल करने हैं। अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट ऑफ ईच क्वेश्चन, कह रहे हैं प्रत्येक प्रश्न में से आपको कोई 2 पार्ट हल करने हैं। तो बच्चों ये 50 नंबर का है, तो सीधा सीधा इसका कॉन्सेप्ट है 5 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, और प्रत्येक क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए होंगे। 3 पार्ट में से कोई अपनी चॉइस के आपको 2 पार्ट सॉल्व करने हैं। तो एक पार्ट आपका 5 नंबर का हुआ, 2 पार्ट 10 नंबर के, तो इस तरह से प्रत्येक क्वेश्चन 10 मार्क का हुआ, तो 10 × 5 हो गया आपका 50 नंबर, इस तरह से। तो और दूसरा जो रहता है वो सभी प्रश्न पत्र जितने भी होते हैं सभी में ये लिखा रहता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है प्रश्न पत्र को। तो यदि कोई डिफरेंस होता है, मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश में, तो प्रश्न पत्र पहले इंग्लिश में बनता है, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में होता है। तो हो सकता है हिंदी के ट्रांसलेशन में कुछ त्रुटि हो गई हो। तो यदि कुछ अंतर है दोनों में या कुछ त्रुटि है तो आपको जो आंसर देना है वो इंग्लिश वर्जन के हिसाब से देना है। तीसरी बात ये लिखी है कि आपको पेजर और मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल है या उपयोग है वो अलाउड नहीं है एग्ज़ाम में, तो ये तो आप जानते ही होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट हैं ABC, इनमें से किसी तीन में से किन्हीं 2 पार्ट्स का आपको आंसर देना है। तो पहला है ए आपका In machining on lathe, advise the difference between feed and depth of cut by making sketches। कह रहे हैं इन मशीनिंग ऑन लेथ, यानी लेथ में मशीनिंग करते समय आप जो फीड है और डेप्थ ऑफ कट है उसका स्केच बना करके, यानी कि चित्र बना करके अंतर बताइए। दूसरा है बी सेक्शन है, इसमें नेम 10 पार्ट्स ऑफ ए लेथ मशीन। लेथ मशीन के किन्हीं 10 पार्ट्स के आपको नाम बताना है। और सी है आपका डिस्क्राइब एनी वन मेथड ऑफ टेपर टर्निंग ऑन लेथ। वो कह रहे हैं जो लेथ में हम टेपर टर्निंग करते हैं उसकी किसी एक विधि या वन मेथड को आपको डिस्क्राइब करना है। अब आ जाते हैं। तो बच्चों जैसा मैंने आपसे बताया 3 पार्ट हैं, 3 में से कोई 2 पार्ट करने हैं। तो एक पार्ट 5 नंबर का है, तो 5 + 5 = 10 हो गए। सभी क्वेश्चंस में इसी तरह से है। दूसरा हम बात कर लेते हैं, ए पार्ट है डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग विथ ए नीट स्केच। नीट स्केच मतलब साफ स्वच्छ चित्र बनाकर आपको अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में डिफरेंस बताना है या उसका वर्णन करना है। बी है डिस्क्राइब ए सिंपल इंडेक्सिंग ऑन ए मिलिंग मशीन, व्हाट इज इट्स पर्पस। यानी मिलिंग मशीन में आपको सिंपल इंडेक्सिंग है उसको समझाना है, और व्हाट इज इट्स पर्पस यानी इसका उद्देश्य क्या है आपका इंडेक्सिंग का, इसको आपको बताना है। और सी है आपका डिस्क्राइब एनी वन टाइप ऑफ मिलिंग मशीन। सी में कह रहा है किसी एक प्रकार की मिलिंग मशीन का वर्णन करिए। जैसे मिलिंग मशीन के काफ़ी सारे प्रकार होते हैं, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन, इसके अलावा यूनिवर्सल हेड मिलिंग मशीन, या फिर कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन के टाइप्स होते हैं। तो उनमें से कोई भी जो आपको अच्छी लगती है, जो अच्छे से आती है, तो वो आप उसका वर्णन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। इसके भी 3 पार्ट हैं आपके। ए है आपका गिव ए ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन। कह रहे हैं ड्रिलिंग मशीन का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण दीजिए, वो भी संक्षिप्त में। तो ड्रिलिंग मशीन का जो वर्गीकरण होता है उसको आप आसानी से बता सकते हैं, तो बता सकते हैं इसमें। बी नंबर है नेम द डिफरेंट ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन ए ड्रिलिंग मशीन। बी नंबर में कह रहे हैं ड्रिलिंग मशीन में जो विभिन्न ऑपरेशंस यानी संक्रियाएं की जा सकती हैं उनके नाम बताइए। और सी आपका एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। वैसे ये जो सब्जेक्ट पूरा थ्योरेटिकल होता है, लेकिन इसमें बहुत छोटा सा एक सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल भी सीधा फार्मूला बेस्ड होता है, उसको पूछ लिया जाता है। जैसा कि आप उसमें अभी देख पा रहे हैं सी नंबर में, फाइंड द रिक्वायर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू ड्रिल 18 mm डाया होल इन ए वर्क पीस ऑफ 50 mm थिकनेस। कह रहे एक वर्क पीस है 50 मिलीमीटर थिकनेस या मोटाई का, उसमें ड्रिल करना है 18 मिलीमीटर डायमीटर का होल। तो
तो उसका टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो एज्यूम दैट कटिंग स्पीड ऑफ 12 मीटर पर मिनट एंड फीड 0.2 मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन। तो आपको कटिंग स्पीड दिया है और आपको फीड दिया है, तो ये सारे जो डेटा है उनको लेकर के आपको क्या निकालना है, ड्रिल करने का टाइम कैलकुलेट करना है। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं यदि आपको फार्मूला पता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। ये है आपका डिस्क्राइब ए जिग बोरिंग मशीन। जो बोरिंग मशीन होती है उसमें जो जिग बोरिंग मशीन है उसको डिस्क्राइब करना है, यानी आप मान के चलिए चित्र बना करके पूरा आपको उसको वर्णन करना है। बी है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बोरिंग हेड एंड बोरिंग बार। तो ये कह रहे हैं कि शॉर्ट नोट लिखना है बोरिंग हेड या फिर बोरिंग बार पर आपको शॉर्ट नोट या संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। सी है स्टेट द यूजेज ऑफ शेपर। शेपर के आपको उपयोग बताना है। और व्हाट इज मेंट बाई इंचिंग ऑफ ए शेपर। शेपर में जो इंचिंग होता है उससे आप क्या समझते हैं, इसको भी आपको बताना। ये सी पार्ट का ही आपका 2 पार्ट हो गए इस तरह से आपके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। ए है इसका पार्ट डिस्क्राइब द क्विक रिटर्न मैकेनिज्म ऑफ ए शेपर। शेपर का जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है उसको आपको डिस्क्राइब करना है या विस्तार पूर्वक समझाना है। तो क्विक रिटर्न जो मैकेनिज्म है वो आपकी थ्योरी ऑफ मशीन जो टॉम सब्जेक्ट है उसमें भी आपका है, उसमें भी आप चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स में कॉमन है, तो अगर आपने उसमें अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उसी को आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आप कंपलसरी है कि ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म तो पढ़ ही लीजिए, किसी न किसी में पूछा जरूर जाता है। और बी है आपका पार्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, यानी शॉर्ट में जिसको यूएसएम कहते हैं, यानी यूएसएम या अल्ट्रासोनिक मशीनिंग पर आपको शॉर्ट नोट या संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। और सी है स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन ए जिग एंड फिक्सचर। कह रहे हैं जिग एंड फिक्सचर में आप क्या है डिफरेंसेस यानी कि अंतर बताइए। तो ये आपको उसको अंतर को समझाना है। तो इस तरह से 5 क्वेश्चंस हो गए। पांचों क्वेश्चंस में आपका 3-3 पार्ट दिए हैं। 3 पार्ट्स में से कोई 2-2 पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं या आपको उनके उत्तर देने हैं। अब बच्चों बात कर लेते हैं इस पेपर के हिंदी अनुवाद की। तो हिंदी अनुवाद अंग्रेजी के साथ मैं हिंदी अनुवाद बताता हूं और ये विशेषकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ये समझाने का प्रयास करता हूं कि बच्चों जो भी आप प्रश्न पत्र का आंसर दे रहे हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं तो अंग्रेजी में प्रश्न को पढ़ने की आदत डालिए, उसको समझने की आदत डालिए। और क्योंकि मैं ये बताता हूं कि जो हिंदी का जो ट्रांसलेशन होता है कई बार उसका हिंदी में अनुवाद न करके एज इट इज़ जो अंग्रेजी के टर्म होते हैं उसी को हिंदी में लिख दिया जाता है, जैसा कि इस प्रश्न पत्र में भी आप देखेंगे। और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस तरह से सेम इंग्लिश का ही वर्ड हिंदी में लिख दिया है। अब जैसे इसमें प्रश्न 1 में हम आते हैं, 3 पार्ट हैं का खा गा। तो का की जैसे बात करते हैं, लेथ पर मशीनिंग करते समय फीड तथा कट की गहराई में अंतर चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों जैसे लेथ में जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं लेथ को जैसे खराद मशीन कहते हैं, तो खराद नहीं लिखा बच्चों, लेथ को देखो इंग्लिश में लेथ लिखा है। मशीनिंग को देखिए मशीनिंग लिखा है, जबकि मशीनिंग को हिंदी में बच्चे मशीनन पढ़ते हैं। और ये देखिए लिखा है करते समय फीड। फीड मतलब हिंदी में जो बच्चे पढ़ते हैं हिंदी मीडियम वाले भरण पढ़ते हैं, लेकिन देखिए उन्होंने भरण नहीं लिखा है, फीड को फीड ही लिखा है। और कट की गहराई को जरूर डेप्थ ऑफ कट को कट की गहराई लिख दिया। मैं अंतर चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ कि जो इंग्लिश के टर्म्स हैं, जो टेक्निकल टर्म्स हैं या जो विशेषकर जो हेडिंग्स हैं या सब हेडिंग्स हैं, जो मेन वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उनको आप इंग्लिश में ज़रूर सीखिए, उनका प्रोनाउंसिएशन सीखिए कि उच्चारण कैसे करते हैं, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसको ज़रूर अच्छे से सीखिए। तो जैसा कि आप इस प्रश्न पत्र में भी सारा चीज़ अभी सामने आप देख पा रहे हैं कि इंग्लिश को हिंदी में जब लिखा जाता है तो सेम एज इट इज़ बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन जैसे होता है उसी तरह से लिख दिया जाता है, ना कि उसका हिंदी में अर्थ स्पष्ट किया जाता है। तो बच्चों ये आगे के लिए भी आपको तैयारी जो करते हैं आप कंपटीशन की, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप इसको इग्नोर करके अपना टाइम वेस्ट मत करिए और इसको सही तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं उस तरीके से इंग्लिश वर्ड्स को जरूर सीखिए, उसको इग्नोर मत करिए। बी है जैसे खा नंबर, इसमें प्रश्न 1 में लेथ मशीन के 10 भागों के नाम लिखिए, तो 10 भागों के नाम लिख दीजिए। सी है लेथ पर टेपर बनाने की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। अब जैसे टेपर को देखिए टेपर ही लिख दिया है, टेपर को जबकि हिंदी में कुछ और भी कहते हैं तो उसको देखिए नहीं लिखा उन्होंने। तो बच्चों अगर टेपर का आपको नहीं पता होगा कि टेपर का क्या मतलब है तो आपको हिंदी में यदि वो नहीं पूछेगा तो आप प्रश्न को कहीं ना कहीं समझ नहीं पाएंगे और आपको उत्तर देने में असुविधा होगी और आप इधर उधर झांकेंगे या किसी न किसी से पूछेंगे।
अब बात आती है बच्चों प्रश्न संख्या 2 की, उसमें का पार्ट देख लेते हैं। स्वच्छ चित्र के साथ अप मिलिंग तथा डाउन मिलिंग को अंतर बताइए। तो बच्चों वो उसमें इंग्लिश में जो लिखा था अप मिलिंग और डाउन मिलिंग, देखिए जैसा अप मिलिंग था हिंदी में लिख दिया अप मिलिंग, डाउन मिलिंग को लिख दिया डाउन मिलिंग। जबकि अप मिलिंग का अनुवाद हिंदी में करें तो कुछ और निकल कर आएगा, डाउन मिलिंग का करें हिंदी में अनुवाद तो कुछ और निकल कर आएगा। लेकिन बच्चों देखिए इन्होंने बस हिंदी में इतना लिख दिया कि डाउन मिलिंग और अप मिलिंग में अंतर बताइए स्वच्छ चित्र के साथ। तो बच्चों अप मिलिंग और डाउन मिलिंग अगर आपने एज इट इज इंग्लिश में नहीं पढ़ा है, सिर्फ हिंदी में पढ़ करके आप बैठे हैं, तो आपको क्या होगा, असुविधा होगी, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। अब खा की बात कर लेते हैं, जो पार्ट है मिलिंग मशीन पर साधारण इंडेक्सिंग। देखिए इंडेक्सिंग को इंडेक्सिंग ही लिखा है, सिंपल इंडेक्सिंग को सिर्फ सिंपल को साधारण लिख दिया, इंडेक्सिंग को इंडेक्सिंग ही लिखा है। जबकि हो सकता है हिंदी की बुक्स में इंडेक्सिंग का कुछ और भी मीनिंग दिया हो कि इंडेक्सिंग को हिंदी में ये कहते हैं, जैसे फीड को भरण कहते हैं। तो बच्चों वो मत पढ़िए, इंडेक्सिंग जो एक्चुअल टर्म है इंग्लिश का उसी के हिसाब से आप उसको समझिए और उसी के हिसाब से आंसर दीजिए। भले ही अपना आंसर आप हिंदी में लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसका उद्देश्य क्या है ये पूछा है। गा है आपका किसी एक प्रकार की मिलिंग मशीन का वर्णन करिए, तो एक प्रकार की मिलिंग मशीन जो भी आपको अच्छी लगती है उसका वर्णन कर दीजिए। तीसरा है बच्चों जो का आपका पार्ट है वो है ड्रिलिंग मशीनों का संक्षिप्त वर्गीकरण दीजिए, तो वर्गीकरण कर दीजिए। ड्रिलिंग मशीन पर की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के नाम लिखिए, तो ये भी ऑब्वियस है, स्पष्ट है। और जो गा नंबर है जो मैंने अंग्रेजी में आपको समझाया वही है कि 50 मिलीमीटर मोटाई का वर्क पीस है। देखिए बच्चों कारखंड को जो है तो वर्क पीस को हिंदी में कारखंड कहते हैं, तो वर्क पीस को वर्क पीस ही देखिए इन्होंने लिखा है। अब अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा ये कहे कि नहीं साहब हमको तो कारखंड पता है, वर्क पीस क्या होता है हमें नहीं पता, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। तो वर्क पीस माने कारखंड होता है। बच्चों इसको जरूर सीखिए और इसको समझिए, और पहले से परीक्षा की जब आप पढ़ाई कर रहे हो तभी इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। तो 18 मिलीमीटर व्यास के छिद्र बनाने में समय की गणना करना है। कटिंग गति 12 मीटर प्रति मिनट दिया है। फीड दिया है 0.2 मिलीमीटर प्रति चक्कर। फीड को देखिए भरण कहते हैं, कहीं भरण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, फीड को फीड ही लिखा है। तो बच्चों ये सब चीज़ें जरूर सीखिए जो मैं आपको अभी इस समय अंडरलाइन कर रहा हूँ। अगला बात कर लेते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न में का आपका है जिग बोरिंग मशीन का वर्णन आपको करना है। तो जिग बोरिंग मशीन का वर्णन आप इसमें कर दीजिए। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं जिग बोरिंग मशीन के यदि आपको पता है तो आप वर्णन आसानी से कर लेंगे। खा नंबर आप देखिए इसको, बोरिंग हेड अथवा बोरिंग बार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बच्चों बोरिंग हेड को देखिए इंग्लिश का जो टर्म था बोरिंग हेड ही लिखा है और बोरिंग बार को बोरिंग बार लिखा है। लेकिन बच्चों अगर आप हिंदी में इसको देखेंगे तो बोरिंग को हिंदी में कुछ कहते होंगे, हेड को या बार को भी कुछ कहते होंगे। तो बच्चों उन्होंने हिंदी शब्द का कहीं प्रयोग देखिए नहीं किया, बस अंग्रेजी को एज इट इज़ उसी तरह से बोरिंग हेड अथवा बोरिंग बार। तो यदि आपने पढ़ाई करते समय बोरिंग हेड या फिर बोरिंग बार करके नहीं पढ़ा होगा उसको, तो ये प्रश्न का उत्तर आता हुआ भी हो सकता है हिंदी में आपने अच्छे से पढ़ा हो, आपको परीक्षा में आंसर देते समय असुविधा होगी। आप अगल बगल आगे पीछे पूछेंगे, झांकेंगे किसी का या किसी से पूछेंगे कि भैया हमको मीनिंग बता दो, तो वो स्थिति आपके लिए असुविधाजनक होगी और वो स्थिति उचित नहीं होगी आपके जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो पॉइंट ऑफ व्यू है। अब बात कर लेते हैं तीसरा जो है आपका सेक्शन, शेपर के उपयोग बताइए। तो शेपर को देखिए शेपर लिखा है और शेपर की इंचिंग से क्या अभिप्राय है। इंचिंग को बच्चों देखिए हिंदी में अगर हम उसका अर्थ ढूंढें तो इंचिंग को हो सकता है कुछ ना कुछ उसका अर्थ हिंदी में निकल कर आए, लेकिन इंचिंग जो अंग्रेजी का शब्द उसमें लिखा था इंचिंग ही लिखा है बच्चों, उसमें हिंदी का टर्म ढूंढ करके उन्होंने अनुवाद उसको नहीं किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा पढ़ाई करते समय तो आपके लिए प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होगी। एक बच्चों महत्वपूर्ण बात, फिर 5वां प्रश्न देखिए, का इसमें शेपर की क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का वर्णन कीजिए। देखिए बच्चों शेपर को शेपर लिखा है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को देखिए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म ही लिखा है, अंग्रेजी में जो लिखा था वही हिंदी में लिख दिया। जबकि हिंदी में इसको कहते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को द्वित द्वित मतलब बहुत तेज गति से तीव्र और वापसी, और मैकेनिज्म को मैकेनिज्म कहते हैं। तो द्रुत वापसी मैकेनिज्म इस तरह से इसको लिख सकते थे, या हिंदी में कुछ ना कुछ हिंदी के बच्चे जो पढ़ते हैं उसमें कुछ ना कुछ लिखा रहता है, यंत्रावली मैकेनिज्म को कहते हैं। तो द्रुत वापसी यंत्रावली ऐसे हिंदी में कहेंगे। अब कोई हिंदी का स्टूडेंट द्रुत उसको वापसी और यंत्रावली याद किए बैठा है और परीक्षा में बच्चों इंग्लिश
इंग्लिश में भी क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पूछ लिया और हिंदी में भी वही लिख दिया है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो अगर आपने नहीं उसको पढ़ा होगा, आपको नहीं पता है कि द्रुत जो वापसी यंत्रावली होता है उसी को क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहते हैं, तो आप उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे, भले ही आपको वो सारा विद डायग्राम आपको आता हो। दूसरा है जो आपका सेकंड पार्ट है, इसमें आप देखिए सेकंड पार्ट में अब क्या कह रहा है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग को यूएसएम को देखो बच्चों, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ही उसने सीधा सीधा लिख दिया, बस हिंदी क्या ही संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा जो गा पार्ट है उसमें आप देखिए जिग तथा फिक्सचर में अंतर बताइए। तो अंतर बताइए ही तो बच्चों हिंदी शब्द है, बाकी जिग और फिक्सचर, जिग और फिक्सचर जो अंग्रेजी में लिखा था वही बच्चों जिग एंड फिक्सचर इसमें लिखा है। तो मेरे कहने का बच्चों ये मतलब है कि फिर से कह रहा हूँ कि जो टेक्निकल शब्द हैं, मुख्य शब्द हैं, हेडिंग है, सब हेडिंग है, सबको अंग्रेजी में एज इट इज़ सीखिए, उनकी स्पेलिंग याद रखिए, उनका प्रोनाउंसिएशन याद रखिए। और जो छोटे छोटे जो जैसे कुछ भी सेंटेंस में पूछे जाते हैं प्रश्नवाचक शब्द हैं कि इसको समझाइए, डिफरेंस उसको में बताइए, या डिस्क्राइब करिए, या डिफ्रेंशिएट करिए, तो इस तरह के शब्द बच्चों आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि सभी प्रश्न पत्रों में इस तरीके के शब्द प्रयोग होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने डिस्कस किया है प्रश्न पत्र, आप उसका पैटर्न समझ गए होंगे, आपको जो जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो आप समझ गए होंगे। और जब भी आप परीक्षा तो जब भी होगी, लेकिन अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई और जो तैयारी है वो उसी हिसाब से करिए जैसा कि प्रश्न पत्र में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप उत्तर देने के लिए भी आप तैयार रहिए, अपने आप को स्वयं को तैयार करिए। तो ये था बच्चों आज का मेरा ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का जो डिस्कशन था, पेपर पैटर्न और जो कुछ महत्वपूर्ण बातें और टिप्स वो मैंने आपसे डिस्कस की। तो इसी तरीके के एक और पेपर के साथ मैं नेक्स्ट टाइम आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।